नमस्कार। तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं HPPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की। आज की हमारी वीडियो मॉक टेस्ट के रूप में रहने वाली है। 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से आप अपनी स्टडी को भी एनालाइज कर सकते हैं कि किस प्रकार की आपकी पेपर 2 की स्टडी चली हुई है। प्लीज़ अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि 50 में से कितना स्कोर आपका बना हुआ है। तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। युवावस्था में अन्य युवकों की तरह मैंने भी सोचा था कि बालिग होते ही मैं सक्रिय राजनीति में भाग लूंगा। किसने कहा था? ये शब्द किसके हैं? आपके सामने ऑप्शन है अरस्तु, मैकियावेली ने, हीगेल ने या प्लेटो ने। तो बताइए फ्रेंड्स किसकी डेफिनेशन है ये कहा था प्लेटो ने। डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राज्य के जिन 7 अंगों का वर्णन किया उनमें से कौन सा निम्नलिखित नहीं है? यहाँ से कौन सा एक कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में नहीं है? ऑप्शन है जनपद, कोश, कृष्क या मित्र। बताइए राइट आंसर। तो इनमें से कृष्क जो है ये कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांतों में शामिल नहीं है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं? 3 तो यही हैं, देखिए, जनपद, कोश, मित्र। बाकी 4 बचे वो अमात्य, राजा, उसके बाद दंड या सेना और दुर्ग, किला। ये 4 हैं। नेक्स्ट देखिए व्यवहारवाद विशेष महत्व प्रदान करता है। तो व्यवहारवाद जो है विशेष महत्व किसको प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने दार्शनिक पद्धति को, राजनीतिक संस्थाओं को, तुलनात्मक पद्धति को या वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मूल्य निरपेक्षता को। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो व्यवहारवाद विशेष महत्व प्रदान करता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मूल्य निरपेक्षता को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? इसके ऑप्शन आपके सामने देखिए। गरीबों के शोषण का स्थायी अभिकरण है, एक वर्ग संगठन है जिसे विलुप्त होना पड़ेगा, गरीबों के शोषण का अंत करने वाला स्थायी अभिकरण है, या फिर एक सामाजिक समझौते का परिणाम है। तो बताइए कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग संगठन है जिसे विलुप्त होना पड़ेगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में देखिए मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक कौन सी संस्था है? जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसके अनुसार राज्य कौन सी संस्था है? प्राकृतिक संस्था है, दैवीय संस्था है, मानव निर्मित संस्था है या क्रांति का परिणाम है? बताइए राइट आंसर। तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? S.A. डांगे, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण या फिर विनोबा भावे। बताइए संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का विचार दिया था जयप्रकाश नारायण ने। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। ये किसने कहा था? ये किसकी डेफिनेशन है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है? ऑप्शन आपके सामने सोलेटोर ने, लास्की ने, श्री श्याम शास्त्री ने या अर्नेस्ट वारकर ने। तो किसने कहा था ये? तो ये कहा था सोलेटोर ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए संपत्ति को एक प्राकृतिक अधिकार कौन मानता है? इनमें से कौन सा थिंकर है जो संपत्ति को एक प्राकृतिक अधिकार मानता है? ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, रूसो या बेंथम। बताइए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो इनमें से लॉक जो है ये संपत्ति को एक प्राकृतिक अधिकार मानता है। बी ऑप्शन लॉक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 9 में मार्क्स की द्वंद्वात्मकता का प्रेरक था। इनमें से कौन मार्क्स की द्वंद्वात्मकता का प्रेरक था? संत, आइंस्टीन, पूंदो, हीगेल या कांट। बताइए कौन इसमें क्या राइट आंसर होगा 9 का। तो मार्क्स की द्वंद्वात्मकता का प्रेरक था हीगेल। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए राजनीतिक चिंतन को लॉक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। राजनीतिक चिंतन को लॉक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है इसमें स्वतंत्रता, प्राकृतिक अधिकार में, प्राकृतिक विधि में या लोकप्रिय संप्रभुता में। बताइए राइट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका प्राकृतिक अधिकार में इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। 11 क्वेश्चन निम्न में से किस विद्वान ने इस विचार पर बल दिया कि राज्य का आधार सहमति है? कौन से विद्वान ने यह इस विचार पर बल दिया कि राज्य का आधार सहमति है? मैकियावेली ने, हॉब्स ने, लॉक ने या फिर रूसो ने। बताइए क्या होगा राइट आंसर। किस विद्वान ने इस विचार पर बल दिया कि राज्य का आधार सहमति है? तो इस विचार पर बल दिया था रूसो ने। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ साथ के साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12
दो संविदाओं की धारणा का प्रतिपादन किसने किया? दो संविदाओं की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? हॉब्स, लॉक, रूसो या बेंथम? बताइए। दो संविदाओं की धारणा का प्रतिपादन ये किया है लॉक ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिक्स किस विद्वान की रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलिटिक्स जो है ये बुक किस विद्वान की रचना है? प्लेटो की, अरस्तु की, रूसो की या फिर बेंथम की? बताइए क्या इसमें राइट आंसर होगा। अगर आपने हमारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स वाली जो वीडियो हैं जो भी हमने पीछे शेयर की हैं यूट्यूब पे, अगर वो आपने देखी होगी तो उसमें सभी की जितने भी बुक्स हैं वो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो पॉलिटिक्स जो है ये रचना है अरस्तु की। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 13 का। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य की सुरक्षा की तलाश ही राज्य का आधार है, यह कथन किस विद्वान का है? मनुष्य की सुरक्षा की तलाश ही राज्य का आधार है। ऑप्शन है मैकियावेली, हॉब्स, लॉक या रूसो। तो ये जो कथन है ये है हॉब्स का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट में पूछा गया है, अमात्य से कौटिल्य का आशय क्या है? कौटिल्य के सप्तांग जो सिद्धांत है उनमें से एक अमात्य भी है। इससे उस कौटिल्य का क्या आशय है? उच्च प्रशासनिक अधिकारी, पुरोहित, सैनिक या सेवक? क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उच्च प्रशासनिक अधिकारी। अमात्य, कौटिल्य का आशय अमात्य से है उच्च प्रशासनिक अधिकारी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 21 भागों में, 22 भागों में, 23 भागों में या फिर 24 भागों में? क्या होगा राइट आंसर? भारतीय संविधान जो है ये 22 भागों में विभाजित है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश? बताइए किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसमें से उपराष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। 18 में देखिए, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र या फिर एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र? तो जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो ये स्थिति थी एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र। बी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? भारत के एक संघीय ढांचे को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? कौन से अधिनियम ने? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम? बताइए, भारत के लिए संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ये किया था 1935 का अधिनियम। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 19 का। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 14 दिन, 1 माह, 3 माह या 6 माह? बताइए क्या इसका राइट आंसर हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। बी ऑप्शन 1 माह यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को शामिल करने का ये जो विचार है संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है? पिछली ही वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, जो हमारे संविधान की रचना से संबंधित वीडियो थी, उसमें ये हमने सभी डिस्कस किए थे कौन कौन से तत्व कहाँ कहाँ से लिए गए हैं संविधान के। तो बताइए, मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है सोवियत संघ। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को हटाने महाभियोग की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, केवल लोकसभा में या फिर केवल राज्यसभा में? बताइए, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की कार्यवाही किसमें आरंभ की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उदारवादियों का है? यहाँ पर देखो नेताओं के नाम दिए गए हैं, कौन सा युग्म जो है वो उदारवादी नेताओं का है? ऑप्शन है MG रनाडे गोखले, BC पॉल, MN रॉय, WC बनर्जी, SN बनर्जी,
जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, बी सी मेहता, डी वी नरौजी, दादाभाई नरौजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बी एस शास्त्री या बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए कौन सा युग्म जो है वो उदारवादियों का है। तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, बी एस मेहता और दादाभाई नरौजी, ये जो है उदारवादियों का युग्म है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। 24 में देखिए, राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार प्राप्त है। किसमें? राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार प्राप्त है नई अखिल भारतीय सेवा शुरू करने में, भारतीय संविधान को संशोधित करने में, सरकार को पदच्युत करने में या फिर कटौती प्रस्ताव लाने में। तो बताइए किसमें राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार प्राप्त है। तो भारतीय संविधान को संशोधित करने में, बी ऑप्शन 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा। 25 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत पर संसदीय लोकतंत्र कार्यरत है। कौन से सिद्धांत के ऊपर संसदीय लोकतंत्र कार्यरत है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका, उच्च सदन का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित रहती है, या फिर कार्यपालिका निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। नीचे यहाँ पर कूट दिए गए हैं, तो क्या इसमें कौन सा सही होगा 25 का। तो इसमें देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, 1, 3 और 4, इन सिद्धांतों में संसदीय लोकतंत्र कार्यरत है। पहला नाम मात्र की कार्यपालिका, उसके बाद वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित रहती है, और कार्यपालिका निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 26 में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति के प्रमुख पक्षों का समावेश है। भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख पक्षों का समावेश है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 51। कौन सा अनुच्छेद है बताइए। तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 51 जो है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख पक्षों का समावेश है भारतीय संविधान का। नेक्स्ट देखिए, आमंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूहों का वर्गीकरण नहीं है। आमंड के अनुसार कौन सा एक दबाव समूहों का वर्गीकरण नहीं है। संस्थात्मक, असंस्थात्मक, प्रदर्शनात्मक या सामुदायिक। तो बताइए कौन सा एक दबाव समूहों का वर्गीकरण नहीं है। वो है सामुदायिक। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान का एक वर्गीकरण नहीं है। इनमें से कौन सा संविधान का एक वर्गीकरण नहीं है। विकसित एवं निर्मित, लिखित एवं अलिखित, लचीला और जटिल, या फिर जटिल एवं विस्तृत। तो इनमें से कौन सा संविधान का एक वर्गीकरण रूप नहीं है। वो है जटिल एवं विस्तृत। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ऑप्शनों में से कौन सा प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, एक प्रतिनिधि समिति या एक मजबूत प्रशासनिक संगठन। तो बताइए इनमें से कौन प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। वो है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 30 में देखिए, एकात्मक सरकार के लिए कौन आवश्यक नहीं है। एकात्मक सरकार के लिए इसमें से कौन सा आवश्यक नहीं है। लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। बताइए एकात्मक सरकार के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। तो दोहरी नागरिकता एकात्मक सरकार के लिए आवश्यक नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 30 का। 31 में देखिए, विकास प्रशासन मुख्यतः संबंधित है। विकास प्रशासन किससे संबंधित है। विकसित देशों से, भारत से, अल्प विकसित देशों से या तीसरी दुनिया के लगभग सभी विकासशील देशों से। बताइए विकास प्रशासन मुख्यतः किससे संबंधित है। ये संबंधित है अल्प विकसित देशों से। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट में देखिए, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत के पोषक कौन है। संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत के पोषक इनमें से हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, मेरी पार्कर फॉलेट या उपयुक्त सभी। बताइए संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत के पोषक कौन है। तो ये सभी ही हैं, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, मेरी पार्कर फॉलेट भी। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संगठन कर्मचारियों की वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक विभिन्न प्रकार के कार्य एवं उत्तरदायित्व समर्पित करते हुए निश्चित योजना को सुचारू रूप से पूर्ण किया जाता है। किसने कहा। ये जो शब्द हैं ये किसके हैं, किसकी डेफिनेशन है ये। साइमन ने कहा, गॉस ने कहा, लूथर गुलिक ने कहा या फिर पिफनर ने। बताइए किसने कहा है ये कहा है गॉस ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन आपके सामने, फेडरिक टेलर, हेनरी फ्योल, मेरी पार्कर फॉलेट या साइमन। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसकी पुस्तक है ये।
ये पुस्तक है फ्रेडरिक टेलर की। ए ऑप्शन फ्रेडरिक टेलर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 34 का। 35 में संगठन के व्यवस्थावादी सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, एल्टन मेयो या फिर रिग्स। बताइए संगठन के व्यवस्थावादी सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक इनमें से कौन है? वो हैं चेस्टर बर्नार्ड। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए संगठन के मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक। अब संगठन के मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन से? हर्बर्ट साइमन, एल्टन मेयो, मैक्स वेबर या टेलर। बताइए 36 में क्या सही आंसर होगा? तो बी ऑप्शन एल्टन मेयो जो है वो संगठन के मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बी ऑप्शन एल्टन मेयो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे है साला प्रारूप। साला मॉडल किसने दिया है? साला मॉडल जो है किसने दिया है? रिग्स ने, टेलर ने, वेबर ने या उपयुक्त में से किसी ने भी नहीं। तो बताइए साला प्रारूप या साला मॉडल किसने दिया है? साला मॉडल दिया है रिग्स ने। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आदेश की एकता से आशय किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति जवाबदेह होगा। किसने कहा था? ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है, किसने कहा है? टेलर ने, पिफनर एंड प्रेस्टस ने, एपिलवी ने या फिर प्रोफेसर जियाउद्दीन ने। बताइए किसने कहा है? ये कहा है पिफनर एंड प्रेस्टेस ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगली एक डेफिनेशन है संविधान उन सिद्धांतों का संग्रह है जिनके द्वारा सरकार की शक्तियां, शासितों के अधिकार तथा शासन एवं शासितों के पारस्परिक संबंध नियमित होते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? के.सी. वियर, हरमन फाइनर, सी.एफ. स्ट्रांग या लेविस। बताइए किसके कथन है ये? तो ये जो कथन है ये है सी.एफ. स्ट्रांग का। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवावृत्ति का कोई भी तत्व भर्ती संबंधी नीति से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। किसने कहा? ये वाली स्टेटमेंट किसकी है? ऑप्शन है मिस्टर स्टार ने, प्रोफेसर डीमॉक ने, प्रोफेसर एल.डी. वाइट ने या उपयुक्त में से किसी ने नहीं। बताइए किसने कहा सेवावृत्ति का कोई भी तत्व भर्ती संबंधी नीति से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? तो ये कहा था संयुक्त राज्य अमेरिका की समाज विज्ञान शोध परिषद ने 1935 में, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, किसी ने भी नहीं। तो किसने कहा था? ये संयुक्त राज्य अमेरिका की समाज विज्ञान शोध परिषद ने 1935 में ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन शीत युद्ध दो बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिता अर्थात चालों तथा प्रतिचालों का सिलसिला माना जा सकता है। ये किसके शब्द हैं? जोसेफ फ्रैंकल के, लुई हाले के, ग्रीव्स के या डी.एफ. फ्लेमिंग के। बताइए किसने कहा था शीत युद्ध दो बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिता अर्थात चालों तथा प्रतिचालों का सिलसिला माना जा सकता है? तो ये कहा था जोसेफ फ्रैंकल ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने 1991 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता त्याग दी? कौन से देश ने 1991 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता त्याग दी थी? पाकिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या यूगोस्लाविया। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो यूगोस्लाविया ने ये सदस्यता जो थी वो त्याग दी थी। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे है 16वें सार्क शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन स्थल कौन सा था? 2010 का जो सार्क शिखर सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन स्थल कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देखिए थिम्पू, कोलंबो, काठमांडू, इस्लामाबाद। बताइए क्या इसमें राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर इसका है थिम्पू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही मिलान करना है। यहाँ पर मिलान वाला क्वेश्चन है। बंग बंग दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस, कांग्रेस का विभाजन और नीचे उनके ईयर्स दिए गए हैं। तो ये मिलान करना है सही में। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बंग बंग दिवस। ये मिलान होगा 1905। उसके बाद देखिए मुक्ति दिवस 1939 और सीधी कार्यवाही दिवस 1946 1946 और कांग्रेस का विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए यहाँ पर यूएसएसआर के विघटन से विश्व राजनीति हो गई। यूएसएसआर के विघटन से विश्व राजनीति हो गई बहुध्रुवी हो, एक ध्रुवी हो, नाटो केंद्रित या सुरक्षा परिषद केंद्रित। तो यूएसएसआर के विघटन के बाद विश्व राजनीति क्या हो गई थी? ये हो गई थी नाटो केंद्रित। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 45 का। नेक्स्ट देखिए गत 2 वर्षों से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपना प्रभाव नाटो के सम्मुख खो रहा है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपना प्रभाव नाटो से खो रहा है? सुरक्षा परिषद, यूनेस्को, WHO या यूनिसेफ।
क्या होगा राइट आंसर, तो वो होगा सुरक्षा परिषद, ए ऑप्शन। नेक्स्ट में देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली, पेरेस दी क्यूआर, बुतरस बुतरस गाली या कोफी अन्नान? बताइए यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? वो थे त्रिगवेली, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 48 में, निम्न में से किस देश को 8 वर्ष के पश्चात पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त हुई? कौन से देश को 8 साल के बाद पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त हुई? इराक, अफगानिस्तान, यूगोस्लाविया या रोमानिया? कौन सा देश है? वो देश है यूगोस्लाविया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बर्लिन की दीवार ध्वस्त हुई। बर्लिन की दीवार कब ध्वस्त हुई? 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 1990, 9 नवंबर 1991 या 9 नवंबर 1992 में? बताइए बर्लिन की दीवार कब ध्वस्त हुई? ये हुई 9 नवंबर 1989, 1989, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 15वां शिखर सम्मेलन 2009 संपन्न हुआ कहाँ पे? 2009 का जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का 15वां शिखर सम्मेलन था वो कहाँ संपन्न हुआ था? काहिरा में, शर्म अल शेख में, नई दिल्ली में या डरबन में? तो ये संपन्न हुआ था शर्म अल शेख में, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। अभी हमने देखी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में डिस्कस कर लिए। आप अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। जल्दी मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली।